पवार हूँ। मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ और अपोलो हॉस्पिटल न्यू मुंबई में काम करता हूँ। ये आज का जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत रेयर बीमारी है छोटे छोटे बच्चों की, क्रेनियोसिनोस्टोसिस। इसमें शीर्ष अस्थि संगठन ये उसका एक नाम है जो हमने उसको दिया है, क्योंकि इसके लिए कोई मराठी या हिंदी में प्रतिशब्द नहीं है। शीर्ष मतलब सर के अस्थि मतलब हड्डी का संगठन हो रहा है। जो टालू होता है वो वक्त के पहले ही बंद होता है, एक पार्ट उसका बंद होता है जिसकी वजह से सर का आकार माप बदल जाता है। और अगर ज़्यादा सीवियर हो तो बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब सीखने की क्षमता या बात करने की क्षमता, उसमें तकलीफ बच्चों को हो सकती है। इसका जितना जल्दी ऑपरेशन करेंगे उतना अच्छा ऑपरेशन हो सकता है। नॉर्मली जब हम ये ओपन ऑपरेशन करते हैं तो ओपन ऑपरेशन 6 महीने से 9 महीने के बीच में करते हैं, जो थोड़ा बड़ा ऑपरेशन होता है पर बहुत सक्सेसफुल होता है। उससे भी अगर पहले बच्चे हमारे पास आएंगे, अगर 3 से 6 महीने के बीच में आएंगे, तो हम लोग उसके लिए एंडोस्कोपिक ऑपरेशन द्वारा ये शस्त्रक्रिया कर सकते हैं। एंडोस्कोपी में 20 सेंटीमीटर के बजाय 2 सेंटीमीटर का कट लेके हम ये ऑपरेशन कर पाते हैं और बच्चे को परफेक्ट अप्रोप्रिएट रिजल्ट दे पाते हैं। 2 या 3 दिन में बच्चा डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद उसे 3D प्रिंटेड हेलमेट पहनने की ज़रूरत पड़ती है। ये हेलमेट वो कम से कम 18 से लेकर 24 महीने तक पहनेगा और उसके बाद उसका शेप जो स्कल का है वो नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद नॉर्मल शेप के साथ वो बिना हेलमेट के ग्रोथ उसकी नॉर्मल हो सकती है। सर इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि डिजीज है? तो पैदा होने के बाद जो डॉक्टर या माँ या पिता बच्चे का सर का माप देख के उनको समझता है कि ये माप बराबर नहीं है, आकार कुछ तो गड़बड़ है। या तो त्रिकोणी शेप होता है, या तो कभी कभी लंबा होता है, कभी कभी ऊपर से बढ़ जाता है। आँखों का जो रचना होना चाहिए कि ऊपर इतना फोरहेड आँखें और फिर मुंह इतना होता है, नाक और मुंह। कभी कभी फोरहेड एकदम ज़्यादा टावरिंग हो सकता है। इन देख के ही समझ जाएगा कि बच्चे में कुछ तो एबनॉर्मल है। पर उसका कन्फ्यूजन ये होता है कि एग्जैक्टली ये जन्म पैदा होते वक्त कुछ प्रेशर की वजह से चेंज हुआ है, या फिर एक बाजू सुलाने की वजह से शेप में बदल है, या फिर कभी कभी किफेल हेमाटोमा करके होता है। मतलब डिलीवरी के टाइम अगर फोर्सिप डिलीवरी किया, वैक्यूम किया, तो ब्लीडिंग यहाँ पे अंदर हो सकता है, उसकी वजह से भी शेप एबनॉर्मल हो सकता है, जो सब 1-2 महीने में कम हो जाना चाहिए। 1-2 महीने में अगर कम नहीं हो रहा है और तभी भी अगर तकलीफ उसको हो रही है, शेप में करेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसे डॉक्टर को दिखा के आगे जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। सीटी स्कैन इसका सर्वसाधारण उसमें समझ जाता है, हमें सबसे बेसिक टेस्ट है और उसमें हमें पूरी जानकारी मिल जाती है कि कुछ फ्यूचर्स में तकलीफ है या सब ठीक है। सर क्या जन्म से पहले सोनोग्राफी के माध्यम से नहीं पता चल सकती है? ओनली अगर बहुत सीवियर क्रेनियोसिनोस्टोसिस है जिसमें सारे के सारे फ्यूचर्स एक दूसरे से फ्यूज हो गए, जिसमें ब्रेन की डेवलपमेंट हो ही नहीं पाती, एब्सोल्युटली डेवलपमेंट नहीं होती, उन केस में ही हम लोग सोनोग्राफी में वो दिख सकता है। नॉर्मली उसमें सोनोग्राफी में सिर्फ इतना दिखेगा कि सर का माप छोटा है। अभी सर का माप छोटा होने के 2 कारण हो सकते हैं, या तो बाहर की हड्डी बंद हो गई है, या तो ब्रेन की डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है, ग्लूकोज या ऑक्सीजन की कमी की वजह से, कोई कारण की वजह से ब्रेन की डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है। तो ये तो पैदा होने के बाद ही समझेगा कि एग्जैक्टली इसका रीज़न क्या है, यही बीमारी की वजह से है या बच्चे के किसी कारण की वजह से ब्रेन की डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है। ये ऑपरेशन कौन कौन से हॉस्पिटल में भी अवेलेबल हो सकते हैं? पूरे वेस्टर्न इंडिया में, पूरे महाराष्ट्र ये एरिया में हम ही हॉस्पिटल है जिसने ऑपरेशन किया। सर पवार सर खर्चा लगभग कितना आ जाता है? 2 लाखापर्यंत ऑपरेशन हे होऊ शकतं इकॉनॉमी क्लासमध्ये। खर्च वाढत सुद्धा असतो रूमप्रमाणे, आणि हेल्मेटचा खर्च 28,000 ते 30,000 रुपये असतो। हे कस्टमाइड हेल्मेट असतं। युजली एका बाळाला 2 वर्षामध्ये 2 हेल्मेटची गरज पडू शकते। एका बाळाला ते हॉस्पिटलमध्येच उपलब्ध आहे का हेल्मेट? नाही, बाहेर सुद्धा अवेलेबल असतं ते। ठीक, अजून कोणाचं काय क्वेश्चन असेल तर घ्या। ओके, थँक्यू। आता हा जे लेफ्ट साइडचा जो फोटो आहे त्यामध्ये पुढचं हाडाचं एक जीव झालाय, संघटित झालंय, त्यामुळे पुढे त्रिकोणी आकार आलाय, मागे 8 साइडची वाढ होती, दुसऱ्या साइडची वाढ होत नव्हती। नेक्स्ट साइड प्लीज। त्यामुळे मुलाचा चेहरा जो असतो तो जरा असा भोवई उचकल्यासारखा असतो। आता हे एसिमेट्रिकल फेस आहे, दोन्ही बाजूचे चेहरे एकसारखे दिसत नाहीये।
त्यामुळे इमिडिएटली डॉक्टरला पकडलं, त्यांनी सोनोग्राफी करून घेतली, सीटी स्कॅन करून घेतला आणि डायरेक्ट स्कॅन घेऊन माझ्याकडे आला की हा त्रास आहे. तो 6 महिन्यांनंतर, कारण की ऑपरेशनमध्ये रक्तस्राव खूप जास्त असतो. ओपन ऑपरेशन मध्ये खूप मोठं ऑपरेशन असतं, मोठं राहत आणि कुठलीही शंका असेल तर लवकरात लवकर एक्सपर्टचा मार्गदर्शन घ्या. लहान सहान गोष्टी जरी सर्दी खोकल्यासाठी तुम्ही येऊ नका. ते घरचा जवळचा डॉक्टर असतं त्यासाठी बेस्ट असतो आणि तो ऍक्सेसिबल आहे, तो रोज अवेलेबल आहे. पण जर त्याला कुठल्या स्पेशल गोष्टीची गरज असेल ज्या खूप कमी ठिकाणी अवेलेबल आहेत, ऑनलाईन सर्च करा, सिनियर्सला विचारा, पियर्सला विचारा आणि एक्सपर्ट ओपिनियन घेऊन बेस्ट ऑपरेशन करा. खूप फायदा होतो. हा पेशंट भोपाळवरून आलाय मुंबईला. भोपाळमध्ये सुद्धा खूप चांगले हॉस्पिटल आहेत, इंदोरला पण आहेत, पण तरी पेशंट इकडे आलाय कारण की हे ऑपरेशन फक्त आणि फक्त आम्हीच केलेलं आहे. या एरियामधलं पहिलं ऑपरेशन आहे वेस्ट इंडियामध्ये. कारण जेनेटिक असतं. खूप रिसर्च यावर झालेलं आहे की कारण काय, कशामुळे झालंय. 2-3 लिंक्स आहेत. एक म्हणजे मॅटर्नल स्मोकिंग. जर आई स्मोकिंग करत असेल तर मुलांमध्ये हा आजार येण्याची संभावना जास्त आहे. हा एक प्रूव्हन आहे. मग जेनेटिक दोष असतात. FGFR3 म्हणून जीन आहे आणि ट्विस्ट जीन म्हणून आहे. या जीन्सचं जेव्हा जास्त ऍक्टिव्हेशन होतं तेव्हा हा आजार होऊ शकतो. पण या 2 गोष्टी पलीकडे तिसरं कुठलंही कारण आपल्याला माहित नाही की कशामुळे होतं. 2 वर्षानंतरही पूर्ण टीम फक्त इकडेच. एंडोस्कोप कुठेही अवेलेबल आहे. त्याची ती स्किल करण्याची आणि पूर्ण टीमचा सपोर्ट असणं जास्त हॉस्पिटल अवेलेबल नाही. पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन सख्या मुंबईमध्ये, न्यू मुंबईमध्ये 5 किंवा 6 लोक आहेत. पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन करायला सगळे करतात, पण त्याची एक्सपर्टीज ट्रेनिंग घेऊन करणं खूप रेअर आहे. आमच्या दर्शकांसाठी काय, दर्शक जे बघतायत तुम्हाला, त्यांना तुम्ही काय सांगणार की अपोलोमध्ये कमीत कमी दरामध्ये होतोय, काय सांगणार? ऍब्सोल्युटली, विथ परमिशन फ्रॉम मेडिकल डायरेक्टर आणि आमचे डायरेक्टर साहेब, मी परमिशन युनिट हेड त्यांना परमिशन की एक खिडकी योजनेसारखं हॉस्पिटल आम्ही चालवतो. कुठलाही पेशंट आला, पैशाअभावी, तो जर पैसे नाही म्हणून ऑपरेशन झालं नाही असं शक्यच नाही. आत्ता 7 महिन्यावरती पेशंट आमचा आहे, त्याचं स्पाईनचं ऑपरेशन आम्ही 1,25,000 मध्ये केलेलं आहे. ऍडमिशन पासून डिस्चार्ज पर्यंत या क्षणी सुद्धा ऍडमिट आहे. जर चांगली रूम घेतली तर खर्च महाग होणारच, पण पैशांसाठी येणार नाही यासाठी सुविधा ज्या असतात त्याला मोलच नाही. कारण की सर्जरी बिकम सेफर. सर्जरी सेफ होते, परफेक्ट होते. सर्जन तेवढा चांगला आहे जेवढं इक्विपमेंट चांगलं आहे. मी एकदम एक्सपर्ट असेल एंडोस्कोपीमध्ये पण एंडोस्कोपच अवेलेबल नाहीये तर माझा काही उपयोग नाही. देन आय एम ॲज गुड ॲज एनी अदर ओपन सर्जन. लागते त्याच्यामध्ये फक्त स्पेशालिस्ट नाही, त्याच्यामध्ये त्या स्किल सेट लागतात. जसं सर म्हटले 5च लोक आहेत, त्याच्यामध्ये अशा सर्जरी करणारे खूप कमी लोक असतात. त्याचबरोबर जो सर्जन बॅकअप म्हणतात त्याच्यामध्ये पेडियाट्रिक अॅनास्थेटिस्ट असेल किंवा पेडियाट्रिक इंटेन्सिव्हिस्ट असेल किंवा पेडियाट्रिक बाकी टीम मेंबर असेल, झालेले कॉम्प्लिकेशन किंवा या सगळ्या गोष्टी बघण्यासाठी हे सगळी टीम एकत्र राहणं खूप महत्वाचं असतं आणि ते एका जागेवर आहे. आणि ज्यावेळेस आपण ही सगळी लोक एक्सपर्ट ठेवतो तर त्या अनुषंगाने कॉस्ट ही असतेच असते. पण जसं सर सांगतायत की आम्ही ॲज अ डेलिब्रेट या रिअर सर्जरीज असतात, जितकं कमी ठेवता येईल प्राइस तेवढं आम्ही ठेवण्याचा प्रयत्न. सिनोस्टोसिस ये जो बीमारी है ऑटोमेटिकली टाइम के हिसाब से बाद में करेक्शन होने वाला है. अगर 1 महीने के अंदर शेप करेक्शन नहीं हो रहा है, बच्चों को होता है कि डिलीवरी के टाइम जो शेप चेंज होता है या फिर एक बाजू सोलने की वजह से जो शेप चेंज होता है वो नॉर्मल करेक्शन हो जाता है. 1 महीना हो गया कोई करेक्शन नहीं हो रहा है तो एक्सपर्ट की राय लेना बहुत बहुत जरूरी है. अगर ये बच्चा हमने 3 महीने के पहले देखा सर्जन ने, 3 महीने से 6 महीने के बीच में हम लोग ये एंडोस्कोपी ऑपरेशन कर पाते हैं. 6 महीने के बाद एंडोस्कोपी का ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हड्डी की ग्रोथ उस टाइम इस तरह हो जाती है कि एंडोस्कोप उसे काट नहीं पाता है. इन दैट केस आफ्टर 6 महीने के बाद ओपन ऑपरेशन करना जरूरी हो जाता है, जो एकदम खराब नहीं है. पर आप समझ सकते हैं 20 सेंटीमीटर का कट और 1 इंच का कट, उसमें कितना बच्चे को आराम पड़ेगा, स्वेलिंग कितना रहता है, तकलीफ कितना होगा, ब्लड लॉस कितना होगा. तो ये सारे फायदे ओपन और एंडोस्कोपी में है. अगर 6 महीने के बाद कोई बच्चा आता है उसका ओपन ऑपरेशन होगा. 6 महीने के पहले आते हैं तो एंडोस्कोपी द्वारा ऑपरेशन 1 इंच के कट से हो सकता है. सर ये भी जानना चाहेंगे हम कि ये ऑपरेशन होने के बाद में कितने दिन तक का बच्चा ग्रोथ में आता है और कितने दिन तक का ये उसके अच्छा होने का संभावना होती है? ये ऑनगोइंग प्रोसेस है.
ऑपरेशन के बाद जैसे ब्रेन की ग्रोथ होगी, और ब्रेन की ग्रोथ हमें शेप करेक्शन में हेल्प करती है। डॉक्टर करेक्शन करते हैं ताकि ग्रोथ हो पाए, ग्रोथ तो अंदर से ही होने वाली है, बराबर है। तो एंडोस्कोपी ऑपरेशन के बाद हम लोग बच्चों को हेलमेट देते हैं। वो हेलमेट के द्वारा जहाँ पे अगर ये साइड का सर ज्यादा बड़ा हो गया तो हेलमेट में यहाँ पे प्रेशर लगा के ये वाला पार्ट खाली रखेंगे ताकि लेफ्ट साइड में ग्रोथ उसकी हो पाए। और ये शेप करेक्शन एवरी 6 मंथ्स हम लोग बोलते हैं कि हमको दिखाने आओ, हम लोग हेलमेट चेक करेंगे, गैप चेक करेंगे, स्कैन चेक करेंगे कि ग्रोथ बराबर हो रही कि नहीं हो रही, या हमें और कुछ हेलमेट में चेंज करना पड़ेगा या बस हेलमेट लूज करना पड़ेगा। 2 साल तक बच्चों को ये हेलमेट लगाना अनिवार्य है ताकि ग्रोथ प्रॉपरली हो पाए। 2 साल तक आप सोचो, हेलमेट उसको लगाना है बच्चे को 18 घंटे तक। शुरू में बच्चा रोएगा, वो तो बच्चा डायपर पहन के भी रोता है। वैसे जब उसको आदत हो जाएगी, तो अभी जो हमारी बच्ची है उसने भी हेलमेट लगाना काफी चालू किया है। शुरू में तकलीफ होती है, बाद में लगाने में आसानी होती है, उनको आदत हो जाती है उसकी। जब ओपन ऑपरेशन करते हैं, ओपन में हेलमेट की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ओपन में हम लोग कंप्लीट रीमॉडलिंग ऑन द टेबल ही करते हैं, कंप्लीट करेक्शन उसमें करते हैं। बट ऑपरेशन बहुत बड़ा है, हर एक हड्डी निकालनी पड़ती है। आपने इस तरह से फोटोग्राफ देखे हैं, बहुत ही एक्सटेंसिव ऑपरेशन है, तो पेशेंट को तकलीफ भी ज्यादा हो सकती है। सर, ये जो सवाल एक्चुअली बच्चे से जुड़ा हुआ है, सवाल जो है बच्चे से जुड़ा हुआ है, तो जो महिला वर्ग है वही बच्चे पर ज्यादा ध्यान देती है, तो उनको किस तरह की सावधानियां जो है बरतनी चाहिए, उस पर जरा बताइए। ऑपरेशन के बाद भी अगर ऐसा कुछ पहले होता है तो हम ऐसा सावधानी बरतेंगे या इस तरह से करेंगे तो कुछ ठीक हो सकता है, इसके बारे में कुछ जानकारी। या मैं इसका जवाब देता हूं और फिर मेरे ख्याल से पिताजी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 शब्द वो कहेंगे। सर, उसके पहले कि ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक का कितना ऑपरेशन आपका सक्सेस हुआ है और कितने बच्चे यहाँ से अच्छे होके निकले हुए हैं। यहाँ पे तो मैं आया हूँ 3 महीने से, तो ये वन ऑफ द वेस्टर्न इंडिया फर्स्ट एंडोस्कोपिक ऑपरेशन है। इसके पहले ऑपरेशन यहाँ पे मुंबई में वेस्टर्न रीजन में हुए ही नहीं है, तो ये ऑपरेशन बहुत ही रेयर है। जो ओपन ऑपरेशन है, हमने मोर देन 50 ऑपरेशन हमने इसके किए हैं, जो अगेन वन ऑफ द वेरी वेरी लार्ज नंबर्स है, बिकॉज ये उतने पेशेंट्स आते ही नहीं, इसके ज्यादा बीमारी कॉमन नहीं है अपने पास। सर, ये हेलमेट यूज करने से कुछ साइड इफेक्ट बच्चों को हो सकते हैं, बाल ना आने की समस्या? नो, प्रेशर अल्सर हो सकता है अगर हेलमेट का बराबर से उपयोग नहीं है या हेलमेट का डिजाइन गलत है। तो हेलमेट लगा लगा के, जैसे हमको भी बेल्ट टाइप लगाएंगे तो मार्क आ जाएंगे, तो हम लोग उसको कुशनिंग करते रहते हैं, वी कीप ऑन चेंजिंग द कुशनिंग, और वो कुशनिंग की वजह से वो या फिर हेलमेट को रीएडजस्ट करना पड़ता है। वी सेंड द हेलमेट बैक टू द मैन्युफैक्चरर कि अरे यहाँ पे प्रेशर आ रहा है बच्चे को, तो उसको एक्स्ट्रा पैडिंग करके भेजते हैं ताकि बच्चे को वहां पे प्रेशर नहीं आता है। बाकी हेयर ग्रोथ में कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं होती। इस ऑपरेशन में कितने खर्च आएंगे टोटल? हेलमेट का खर्चा 28 से 30 हजार रुपए तक आता है, जो भी इंडिया में बनता है, इसलिए बहुत ही सस्ता हो गया है। मटेरियल सेम होता है, पर दिस कॉस्ट इंडिया में काफी कम है। ऑपरेशन खर्चा 2 लाख के आसपास हो सकता है सिंपल रूम में। अगर आप रूम ज्यादा हायर लेते हैं तो खर्चा ज्यादा बढ़ सकता है उसमें। कैन आई रिक्वेस्ट द फादर टू प्लीज 2 शब्द? नमस्कार मृगेंद्र जी। नमस्कार सर। आप कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे? अभी सर, मैं एक्चुअली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक्चुअली पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं। मेरा नाम है मृगेंद्र प्रताप, मैं भोपाल से हूँ। इस साल मई में मुझे एक बच्ची हुई। हम लोग काफी खुश थे क्योंकि काफी बट वो जो खुशी थी वो हम लोग थोड़ा सा इस चीज को लेकर थोड़ा कंसर्न थे। हम लोगों ने काफी भोपाल में हम लोग जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर सबको दिखाया, बट मुझे बहुत ज्यादा फ्रूटफुल वहां से सॉल्यूशंस मिले नहीं। सबने ज्यादातर ने तो ये बोला कि ये तो नॉर्मल सी चीज है, ज्यादातर बच्चों में होता है। लेकिन मेरे घर में ऑलरेडी मैं कई बच्चों को देख चुका था, ये चीज नॉर्मल नहीं थी मेरे लिए। तो मैंने एक दो जगह डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये टर्म है बेसिकली क्रेनोसिनोस्टोसिस, ये वो है। लेकिन उसके लिए उन्होंने बोला उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं कर सकते। 6 महीने के बाद में एक सर्जरी होती है, वो
सर्जरी होगी उसमें बेसिकली स्कल को ओपन करेंगे और वो काफी मुझे रिस्की सर्जरी बताई उन लोगों ने। तो मेरा एक्चुअली तो एकदम पैरों तले जमीन पे खिसक गई। मैंने बोला यार तो बड़ा दिक्कत वाला चीज हो गया। फिर मैंने थोड़ा सा नेट पे सर्च वर्च किया, मुझे सुमित सर का ब्लॉग मिला यूट्यूब पे, जिसमें उन्होंने इस पूरी प्रॉब्लम के बारे में मुझे बड़े डिटेल में समझाया कि ये प्रॉब्लम क्या होती है, कितने तरह के इसमें अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। उसका संगठन हो जाता है, वो एक दूसरे को कम्प्लीटली मिल जाती है, इसलिए ब्रेन की ग्रोथ होना मुश्किल हो जाता है। वो हड्डी बाहर से जब बंद हो जाती है, अंदर से ब्रेन ग्रो नहीं हो पाता है। इसकी वजह से ब्रेन में प्रेशर आने की वजह से जल्दी से बात न कर पाना। जो बच्चे 8 महीने 9 महीने पे कुछ तो बात करनी चाहिए, 1.5 साल तक 2 साल तक ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती है। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब कुछ भी अब हम लोग कहेंगे वो सीखने की क्षमता उनमें कम हो जाती है। इसके वजह से ये हड्डी का खोलना बहुत जरूरी होता है। अब तक ये ऑपरेशन ओपन तरीके से ही करते आते थे, जहाँ पे हम यहाँ ये कान से लेके ये कान तक बड़ा सा इंसुलिन लेके वो ऑपरेशन करते थे। अभी एंडोस्कोपी के द्वारा ये सेम ऑपरेशन करके हम लोग इस ऑपरेशन को बच्चों के लिए बहुत बहुत सेफ कर पाते हैं। सर हम ये जानना चाहेंगे कि कितने महीने के बच्चे रहते हैं और किस तरीके से पता चलता है कि उनको ऑपरेशन करना है, उनको ये चीज़ों की ज़रूरत है? ये बहुत सही सवाल पूछा आपने। बच्चे के चेहरे पे तो हमें स्टार्टिंग से ही हमको समझता है, जब पैदा होता है बच्चा की कुछ तो शेप एबनॉर्मल है। जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सूखता है, पहले 2 दिन थोड़ा सा स्वेलिंग रहता है, सूखता है तो समझता है कि बोन का शेप कैसा है। तालू फील करके थोड़ा सा आपका हो गया।